हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन काफ़ी शानदार होने वाला है और काफ़ी हमें यहाँ से नई चीज़ जो है सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज जो हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का वो इतिहास वाला टॉपिक का हम क्या चर्चा करेंगे, चैप्टर 5। मतलब इससे पहले हमने जो है 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक जो है डिस्कशन कर चुके हैं। काफ़ी डिटेल, करीब 1 आवर्स का जो है ये आपका लेक्चर होगा आपका, है ना। तो पूरे लेक्चर को हम डिस्क्रिप्शन में और हम आई बटन पर भी इसका लिंक जो है अवेलेबल करवा देंगे। आप वहां पर जाकर के जो है आप जो है क्लास कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो चैप्टर है और ये वीडियो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह का जो है 7 हो चुका है ना। तो सभी आ जाए वीडियो पर। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वही 6 चैप्टर जो क्लास 6 का है, ठीक है, वो लेकर चलेंगे। फ्रेंड्स, जो कल 12 तारीख था उस दिन में हम सेलिब्रेट किए थे क्या चीज, यूथ डे, है ना। तो ये आपको हम बता दूं कि ये जो है मनाया जाता किनके जन्मदिन पर, तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इनसे जो मेरा लगाव है वो अति बहुत ही जो है गहरा लगाव है। फ्रेंड्स, अगर हम एक छोटा सा यहाँ पर बात शेयर करूँ इनके प्रति, कि जब हम करीब 2014 की या 15 की हम बात करते हैं, हम जानते तक भी नहीं थे इनको, जो है हम जानते तक भी नहीं थे। जब हम गए थे ना, वो कलकत्ता गए थे, इनका जो कलकत्ता में जो मठ है वहां पर गए थे हम घूमने के लिए, है ना। और वहां से जो बस केवल केवल चेहरा देख करके जो है हम इन पर मतलब इतना भावुक हो चुके थे, इतना भावुक हो चुके थे कि हम इनका जो है एक छोटा सा जो है तस्वीर, है ना, एल्बम साइज में हम वहां से जो है इनका लेकर के आए। और वो आज भी जो है वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा हमेशा मेरे जो है वे साथ रहते हैं। तो इन ये जब हम आगे चल करके इनके बारे में जाने तो हमें नहीं मालूम था इनकी महानता के बारे में, लेकिन इनसे एक बहुत ही अच्छा सा लगाव जो है बना हुआ है। फ्रेंड्स, इनका कहना क्या था, बहुत ही सुंदर सा एक टॉपिक इनका है। ये जो मनुष्य में जो संपूर्णता है, मनुष्य में जो संपूर्णता है उसे उजागर ही क्या है, उसे उजागर करना है शिक्षा है। शिक्षा का मतलब प्रत्येक मनुष्य में संपूर्णता, प्रत्येक मनुष्य में जो ज्ञान की भंडार छिपा हुआ है प्रत्येक मनुष्य में, और उस ज्ञान को प्रकाशित करना, उस ज्ञान को उजागर करना ही क्या कहलाता है, आपका शिक्षा कहलाता है। मतलब प्रत्येक मनुष्य में जो संपूर्णता है वही आपका क्या, उसे प्रकाशित करना है शिक्षा है ना। और इनका एक और कथन आप लोग जानते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको तब जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। एक ऐसे ही कोटेशन फ्रेंड्स इनकी है, बहुत ही शानदार कोटेशन है और ये जो है दिल छू लेने वाली है। कहते हैं कि आपका जो संघर्ष होगा ना वो जितना कठिन होगा, ठीक है, जितना संघर्ष कठिन होगा ना, जीत का मजा जो है उतना शानदार होने वाला है। मतलब जब आप कोई कठिन परिश्रम कर करके ना उसमें जब जीत हासिल करते हैं ना, तो उसका जो खुशी होता है, समझिए कि आप जो एकदम लगता है जैसे कि हम आसमान छू लिए हैं, दुनिया की सारी दौलत, सारी जो भी इच्छा है ना वो जो है हम प्राप्त कर लिए हैं जब कोई कठिन संघर्ष से हम कोई किसी चीज की सफलता प्राप्त करते हैं। बचपन में आप जब कोई भी खेल में या कोई भी कंपटीशन में भाग लेते होंगे, उस समय जब आप संघर्ष कर करके जब जीतते होंगे ना, तो उस पल का जो आपका जो हुआ होगा, उस पल जो आपके अंदर हुआ होगा वो काफी अजीब हुआ होगा। सोचिए ऐसे अभी आपको कितने जीत और कितने संघर्ष आपको करना है। तो अपना संघर्ष जो है हमेशा बनाए रखे और इनसे जो बहुत ही बहुत 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 लगाव, इनसे जो बहुत ज़्यादा लगाव है फ्रेंड्स। अभी जैसे कि देखिए आप लोग भी और हम भी जो है, मैं भी जो है क्या है, एक प्रकार एक जो है स्टूडेंट हैं ही हैं, है ना। जैसे कि आप भी पढ़ रहे हैं वैसे भी हम भी क्या है आपका अभी जो है पढ़ ही रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत जो है आप लोग के बीच अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी इससे बेनिफिट, इससे फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी जो है इनके जो कल जो है मनाया गया था, इनके बर्थडे का यूथ डे के रूप में हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो जितने भी फ्रेंड्स जो सिविल सर्विस और
कोई भी स्टेट पीसीएस या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी शानदार जो है ये डिस्कशन होने वाला है एनसीईआरटी बुक। फ्रेंड्स, इससे हम बहुत कुछ जो है सीखने के लिए आज हमको मिलेगा, नए नए वर्ड सीखने के लिए मिलेगा। तो जो भी नया आपको सीखने के लिए मिल रहा है ना, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अभी सारे वर्ड नया है आपके लिए। तो नए नए टॉपिक को अभी सीखना है, एक कॉपी बनाना है। जैसे ही हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आपको एक कॉपी लेकर के बैठना है, ठीक है, और जो वर्ड आपको मिल रहा है, जो शब्द आपको मिला, उसे नोट डाउन करते जाना है। क्योंकि आगे चल करके जब हम स्टैंडर्ड बुक की ओर जाएंगे या धीरे धीरे हम एनसीईआरटी को और डीप पढ़ेंगे, 11 12 में जब हम जाएंगे, तो यहाँ पर आपको वही वर्ड जो है बार बार आपको आने वाला है ना। या कोई स्टैंडर्ड बुक की जब हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी खत्म करने के बाद, तो भी वहां पर आपको जो है इसी वर्ड को यूज करना है। तो अगर पहले से अगर हम वर्ड को पढ़े हुए होंगे या देखे हुए होंगे या सोचे हुए होंगे, तो जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वो बुक हम जो है आसानी से उसे हम समझ सकते हैं। तो एक एक वर्ड पर आपको ध्यान देना है ना। हम एक एक लाइन आपको जो पढ़ाते चल रहे हैं। अभी तक फ्रेंड्स हमने कवर कर लिया है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और आज हम चैप्टर 5 में चलने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या, तो राज्य के बारे में जानेंगे, ठीक है, राजा के बारे में जानेंगे और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में जानेंगे, है ना। मतलब इतिहास की टॉपिक जो है को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो आपका लेवल भी जो है बढ़ते जा रहा है। फ्रेंड्स, मेरा देखिए एक बहुत ही सुंदर सा बात है, मेरी सोच है, मेरे विचार है, आप बोलिए इस पर क्या कहते हैं। कि देखिए कोई भी मनुष्य का जो जीवन है ना, वो जीवन में परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। मतलब हमारा क्या सोचा कि परिवर्तन ही जिंदगी है ना। अपने जिंदगी में परिवर्तन हमेशा लाते रहो, परिस्थिति के अनुसार, माहौल के अनुसार, है ना। जब तक आप अपने आप में परिवर्तन नहीं करिएगा तब तक आप अपने आप को नहीं ढाल पाइएगा। यदि हमें सोचना है कि हाँ हमें तैयारी करना है, ठीक है, सिविल सर्विस की तैयारी करना है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर हम तैयारी को लेकर के सोचते हैं, तो आपको उसमें ढलना पड़ेगा, है ना, ढलना पड़ेगा। जब तक नहीं ढलिएगा तब तक आप जो है वो उस आकार में नहीं आ पाइएगा, है ना। तपना है, क्या कहना, वो तपना है, क्योंकि तपा है जो ढला है और जो नवा है जो झुका है वही उठा है फिर बाद में, है ना। तो ये फ्रेंड्स कुछ बातें हैं आप लोग के बीच। हम आने वाले चैप्टर पूरा कवर करेंगे, टोटल 11th चैप्टर आपका पढ़ना है। तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं भारत का मैप, आप देख सकते हैं अपना प्यारा भारत जो है ना, महान भारत, उसका आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है राजनीतिक मैप है और ये आपका जो ज्योग्राफिकल आपका मैप हो गया है ना। तो बारी बारी से हम सारी को अध्ययन करेंगे, जानेंगे। हम जो पिछले क्लास में आपसे पूछे थे कि आपको ये बताना है कि जो भारत का जो बॉर्डर वो कितने इंटरनेशनल जो है कंट्रीज से आपका जो है साझा करता है, ये हम कहे थे आपको कमेंट करने के लिए। जब भी कोई बात आप के बीच नया पहुंचता है तो आप डायरेक्ट, अगर नहीं मालूम है तो डायरेक्ट तो जो है आप अपने जो मोबाइल है या कोई भी लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो आप उसका सदुपयोग कीजिए, है ना, सदुपयोग कीजिए। और कोई भी ऐसी जो आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपके समय को बर्बाद कर रहा है, हम उसे कहेंगे आपको उसे अवॉइड कर दीजिए, उसे छोड़ने में ही आपका पूरी भलाई है ना। क्योंकि ये जिंदगी, ये समय जो है दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। जो भी प्रयोग करना है, जिंदगी एक है और यही जिंदगी में आपको पूरा प्रयोग करना है ना। तो इस जिंदगी को एक अच्छे से जो है यूटिलाइज कीजिए और अपनी एक व्यू लेकर चलिए, अपनी एक रणनीति लेकर के चलिए कि हमें आगे क्या करना है, पर डे क्या करना है, पर समय, पर घंटा क्या करना है, पर मिनट तक का जो है आप अपना एक फॉलो जो टाइम टेबल आप अपना क्रिएट कीजिए, टाइम टेबल अपना बनाइए, है ना। धीरे धीरे जो है अपने ढलना सीखिए और जो है टाइम टेबल को जो है फॉलो करने के लिए सीखिए। शुरू कठिनाइयाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी। अभी भी देखिए जब हम बात करते हैं कठिनाइयों को लेकर के, तो हम भी अभी भी बहुत सारी कठिनाइयों से जूझते हैं, है ना। लेकिन उसे सामना कर करके जो है आगे बढ़ना ही मनुष्य है, ठीक है। मनुष्य का और जानवर में क्या अंतर है, बस एक ही कि समझदारी का। मनुष्य में समझदारी है, वो परिस्थितियों को जो है टैकल कर सकता है, परिस्थितियों को जो है बदल करके जो है नए परिस्थितियां को जन्म दे सकती है। ये मनुष्य की जो है सबसे बड़ी खूबी है ना। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड मैप पर अगर इंडिया की लोकेशन को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत का लोकेशन, ठीक है।
है ना। तो ये आपका हो गया। और आज का जो चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं, और चैप्टर डिस्कशन में जो भी नए नए स्थान, जो भी पैलेस आपको मिलने वाला है, उस पर आपको जो थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलना है। नए नए वर्ड को हम सीख रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए बात की चर्चा हो रही, क्या चीज, चुनाव का दिन। चुनाव के दिन से शुरुआत हो रही है। देखिए एक बच्चा है जो सोच रहा है ना, कह रहा है क्या चीज, कि जब संकरण उठा तो उसने देखा कि जो है, उसने नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। उनके जो नाना नानी थे वो वोट डालने के लिए जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जो है वो कहता है कि मतलब जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे, है ना। आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज जो है हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अपने शासकों का मतलब कौन जो है अगले 5 साल तक जो है इस समय इस राज्य कहें या मतलब देश कहे, कंट्री कहे, कौन शासन जो है करने वाला है, उसका क्या कर रहे हैं, हम चुनाव कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, हम चुनाव कर रहे हैं। उसका चुनाव कौन कर रहा है, हम चुनाव कर। अब देखिए हम की बात जो है धीरे धीरे हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कुछ लोग शासक कैसे बने, शासक, है ना। अभी भी देखिए अगर घर की बात करें तो घर पर भी एक शासक होंगे, मम्मी पापा या दादा दादी, है ना। तो वो शासक कैसे बने, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे बात को, टोटल सारी बात को देखिए, सोचिए, बात को जो है अमल कीजिए, बात को जो है एकदम गहराई में डीप जा करके अपने आप उसे सोचने के लिए जो है प्रेरित करिए माइंड को, है ना। माइंड को हम जैसे समझाएंगे वैसे वो जो है समझेगा, ठीक है। कहता है क्या चीज कि लगभग 50 वर्ष से हम जो है अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए जो है करते आ रहे हैं। लगभग कितना से, 50 वर्षों से, मतलब जब जो है भारत आजाद हुआ था उस समय से जो है, और उससे पहले से भी जो है हम क्या कर रहे हैं, अपने शासकों का चुनाव करते आ रहे हैं। क्योंकि उससे पहले भी जो है कई सारा चुनाव जो है हो चुका था, ठीक है। एक तो 1937 वाला चुनाव, आगे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे सारे चुनाव का। कह रहा है कि देखिए कि हमने जो है अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन का मतलब क्या हो रहा है, लोग, मतलब कुछ ऐसे राजा आए थे जो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की कई प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन दिखाई गई है। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। ध्यान देना है, कुछ लोग कैसे हो रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो यज्ञ करवाते थे वही क्या होते, राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको इस चैप्टर में समाज के बारे में भी थोड़ा सा जानने को मिलेगा। समाज के बारे में भी जो है हम इस चैप्टर में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आगे चल करके धीरे धीरे हम पूरी बातों को समझेंगे। कहता है कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन है। जब कई बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो वो पढ़ते होंगे अश्वमेध के बारे में, लूसेंट वगैरह में, है ना। तो हम डीपली अगर शुरुआती समय से कोई भी टॉपिक को जब हम समझते चलेंगे ना तो काफी और काफी जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। कहता है क्या चीज कि इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इसमें अश्वमेध योग में क्या होता था कि एक घोड़े को जो है राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र रूप से जो विचरण माने चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से जो है लड़ाई करनी पड़ती थी। जो मतलब राजा इसे रोकेगा, ठीक है, और जो वहां पर जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे उससे क्या करना होगा, उससे लड़ाई लड़ना होगा, ठीक है। कहता है कि अगर उन्होंने घोड़ों को जाने दिया तो उसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं, है ना। मतलब यदि घोड़ा जो है उस राज्य से आगे निकल गया
तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो वो राजा है जिसका घोड़ा मतलब छोड़ा गया था, ठीक है, वो जो है उस राजा से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है जो वहां से जाने दिया, ठीक है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो जिन जिन राजाओं के पास से घोड़ा गुजरा वो समझो कि कौन, जो अश्वमेध यज्ञ करवाएगा, ठीक है, वो उनके पास जो है उनको जो है आमंत्रित किया जाता था, मतलब बुलाया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों में जो है सम्मिलित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा इसके लिए जो है उपहार लाते थे। जो अश्वमेध यज्ञ का बहुत बड़ा यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, और जो करवाता था वो जो है महान शक्तिशाली एकदम माना जाता था, ठीक है। और जो यह आमंत्रित लोग होते थे उनके लिए जो उपहार में कुछ ना कुछ लाते थे, है ना। मतलब क्या हुआ कि जिन जिन रास्ताओं से घोड़ा गुजरा वो सभी के सभी एरिया किनका हो गया, जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं, और वे सभी आमंत्रित जो हैं वो आपका जो है उनके अधीन हो गए, है ना। उनके क्या हो गए, सभी अधीन हो गए। तो जो अधीन हो गया, जिनके अधीन हो गया वो आपका राजा हो गया, ठीक है, मालिक हो गया वो आपका। आगे कहता है कि इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा, सारथी का मतलब क्या होता था, वो उनके साथ जो होता ना घोड़ा को चलाने वाला, ठीक है, वो आपका है, ठीक है। आगे देखिए कहता है कि राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी जो है रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान कराने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था, ठीक है। कहता है कि राजा के ऊपर पुरोहित, याद रखना पुरोहित शब्द यहाँ पर आ रहा है। इससे पहले भी जब हम वैदिक पढ़ रहे थे तो वहां भी पुरोहित आया था। पुरोहित पवित्र जल के जो है छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान कराता था। विष, देखिए एक नया शब्द आ रहा है विष, आगे चर्चा करेंगे काफी विस्तार से। विष और वैश्या जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। उपहार कौन ला रहे हैं, विष और वैश्या, तीन को यहाँ पर देख रहे, पुरोहित, विष और वैश्या। एक आपको आगे जो क्षत्रिय मिलेगा, ठीक है ना। आगे कहता है कि जिन्हें पुरोहित जो है शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यहाँ पर देखिए जो शूद्र होते थे, विष मतलब आपका हो गया वही क्षत्रिय, ठीक है ना, क्षत्रिय और वैश्य, और ये आपका क्या हो गया शूद्र। जो शूद्र होते थे उन्हें आमंत्रित इन सभी अनुष्ठानों में नहीं किया जाता था। फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स टेलीग्राम पर है ना उनके प्रति हम एक मूवी शेयर करेंगे, आप उस मूवी को जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर भी जो है वो मूवी जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा कभी शूद्र मूवी, शूद्र का सर्च मारिएगा, ठीक है, और यूट्यूब पर, तो वो आपको जो यूट्यूब पर अवेलेबल है शूद्र, आप देखिएगा कि पहले का जो जीवन था लोगों का, जो शूद्र थे उसका जीवन कैसा था आपको देखने को मिलेगा। और यदि उसी का तुलना, देखिए हमारा जो संविधान है ना, प्यारा भारत का जो संविधान है, वे सारा का सारा संविधान क्या है, इतिहास को देखते हुए बनाया गया है। सारा संविधान जो है इतिहास को देखते हुए ही बनाया गया है ना। उसी के रूप को सही ठहराते हुए जो है पूरे संविधान को लिखा गया है। और अगर बात करें कि भारत में जो सबसे सर्वोच्च कौन है, भारत के शासन में, तो हमारा कौन है, संविधान, है ना। हमारा कौन है, संविधान सबसे सर्वोच्च है शासन के रूप में। तो आगे हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, बस बने रहें वीडियो पर। आगे कहता है कि इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पेश करा के पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ण शामिल थे। देखिए तीन को, एक पुरोहित, विष और वैश्या, पेशे के आधार पर तीन वर्ण वहां पर शामिल है। शूद्र को जो है ये इन सब जो है अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था।
आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, एक ब्राह्मण हो गया आपका, वही पुरोहित, क्षत्रिय, शूद्र, और ये आपका हो गया वैश्या। देखिए वर्ण के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम चर्चा करेंगे। देखिए इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर हम अपलोड करवा देते हैं, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए एजी स्टडी लाइव पे, ठीक है ना। वहां पर आपको इसका टोटल प्रोग्राम जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहता है कि देखिए इस समय उत्तर भारत, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो एक बार चलिए हम उत्तर भारत को देखते हैं। तो ये अगर हम कर दें कि ये आपका भारत है, ठीक है, तो ये आपका भारत है, तो ये वाला आपका पूरा दक्षिण भारत हो गया, नीचे वाला है ना, ये आपका हो गया कैसे, उत्तर भारत आपका हो गया, ये आपका पूर्वी भारत हो गया, ये आपका पश्चिमी भारत हो गया, और ये आपका हो गया मिडिल इंडिया, है ना, मध्य भारत, ये आपका हो गया। तो इस रूप में आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे लेकर चल लेते हैं। कहता है कि उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में दे रहा है, गंगा यमुना क्षेत्र में। अब देखिए गंगा यमुना क्षेत्र अगर हम आपको यहाँ से बोले तो आपको अब देखना होगा कि गंगा यमुना क्षेत्र कहाँ है। तो जब आप मैप में देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला गंगा रीजन, और गंगा में ही जो है आगे यहाँ पर आकर के यमुना जो है मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है। तो ये कहता है कि गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ हम किसे कर रहे हैं, जो ऋग्वेद के बाद जो रचा गया जितने भी ग्रंथ है ना, उसको हम उत्तर वैदिक ग्रंथ की संज्ञा दे रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। कह रहा है कि इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा जो है अन्य ग्रंथ जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। कौन कौन सा है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इसके पिछले वाले चैप्टर में हम जो इसका चर्चा काफी डिटेल से किया गया था चैप्टर में। कहता है कि पुरोहितों द्वारा रचित जो है इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की जो है विधियां बताई गई है। इनमें जो है सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकारी, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में जो है रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यवसायिक भी जो है धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालन करने वाले लोग, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले लोग जो है, और शिकारी तथा भोजन संग्रहण करने वाले लोग क्या थे, निर्धन थे, मतलब वो गरीब थे, है ना। कहता है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। विभाजन कौन कर रहा है, पुरोहित, है ना। जब आगे हम पढ़ेंगे एक चैप्टर, जब चर्चा करेंगे स्वामी इनके बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जब चर्चा करेंगे, तो इनका काफी सुंदर सा एक बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। वो आप जब देखते हैं तो वहां से देखा गया, वो काफी डिटेल से बताया वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो आगे हम उसको जब उनके बारे में हम जानेंगे तो चर्चा जरूर करेंगे उस हम चैप्टर का। कहता है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। विभाजन कौन कर रहा है, पुरोहित। किसके लिए, तो अपना सुख के लिए, अपने फायदा के लिए, जिन्हें वर्ण कहा, जिन्हें क्या कहा गया, वर्ण कहा गया। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। देखिए यहां से आपका मतलब, जब वैदिक काल की अगर हम बात करें, उत्तर वैदिक काल तक भी ठीक था, व्यवस्था ठीक था, वहां भी जो है महिलाओं की भी, वहां की भी हालत स्थिति ठीक था ना। लेकिन वहां जब उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं, तब वहां से क्या हो रहा है कि पुरुष प्रधान जो है आपका समाज चलता रहा है, ठीक है। और वहां से वर्णों का विभाजन कर दिया गया। वर्णों का विभाजन तो क्या, लेकिन किसके आधार पर, काम के आधार पर वर्णों का विभाजन कर दिया गया, कर्म के आधार पर कर दिया गया, है ना। काम के आधार पर उनका विभाजन कर दिया गया। पता है कि पहला वर्ग ब्राह्मण का था, उनका जो है काम वेदों का अध्ययन, ठीक है, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। फ्रेंड्स आप इतिहास को देख सकते हैं, वर्तमान समय में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं
जो आज जब उत्तर वैदिक काल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वही व्यवस्था आज भी देखने को मिल रहा है समाज में। आपको पुरोहित मिल जाएंगे, अनुष्ठान पूजा पाठ कराने के लिए आपको उनको खोजना पड़ता है, अभी भी ये जो है चलता आ रहा है। अब देखिए, आपको ये कमेंट करना है कि क्या आपको ये समाज ठीक है, या वो वैसे समाज आपको पसंद है कि जिसमें वहां ठीक है, वर्ण व्यवस्था ठीक है, लेकिन व्यक्ति को एक ही वर्ण में बांध करके और वो वर्ण के रूप में वही पेशे में जो उसको जाति जो है समाज इजाजत देता है वो अच्छा है, कि हाँ ठीक है वर्ण व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति को स्वतंत्रता है कोई भी वर्ग कोई भी काम करने का। आपको कैसा समाज चाहिए, आप कमेंट एक बार जरूर करें। फ्रेंड्स, कहता है कि दूसरा स्थान जो है शासकों का था, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध कराना क्या था, युद्ध जो है करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष और वैश्या या वैश्या थे, जिन्हें जो है कृषक, पशुपालक, व्यापारी थे। क्षत्रिय और वैश्या दोनों को ही जो है यज्ञ कराने का जो है अधिकार प्राप्त था। मतलब क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ करवा सकते थे, लेकिन वर्णों में कहता है कि अंतिम स्थान शूद्रों का था। कहा क्या चाहिए कि इनका काम अन्य तीनों वर्णों की क्या था, सेवा करना था। ये केवल सेवा कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि उन्हें कोई अनुष्ठान कराने का अधिकार नहीं था। आप वो वाला मूवी जरूर देखिएगा, शूद्र वाला मूवी जरूर, बहुत वहां से आपको जो है इंस्पायरेशन मिलेगा, वहां पर से जो है आपको सीख मिलेगा कि कैसी व्यवस्था थी, है ना। जो कहा कि प्रायः औरतों को भी जो है शूद्र के समान माना जाता था। फ्रेंड्स, ये काफी जो है हमारे समाज में काफी जो है एकदम कहे ना बहुत ही खराब कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिल रहा था, औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में। फ्रेंड्स, आज भी लोगों का यही सोच है, आज भी लोगों का यही सोच है, और हमें यह सोच को बदलना है। और देखिए, ये सोच कब बदलेगा, सोच तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे, जब हम क्या होंगे, शिक्षित होंगे, है ना। क्योंकि अगर हम शिक्षित होते हैं तो जो हमारे आने वाला जो पीढ़ी होगा ना वो शिक्षित होगा, वो समाज शिक्षित होगा, ठीक है। और वहां से जो लोगों को क्या है, बराबरी, समाज में दर्जा जो मिलना चाहिए वो वहां से आपको मिल सकता है। वह केवल और केवल एजुकेशन ही करवा सकता है। तो कोई भी टॉपिक को हम पढ़ते काफी डीप में समझदारी कर, देखिए हिस्ट्री को रिलेट कीजिए समाज में, कोई भी टॉपिक को रिलेट कीजिए अपने आप में लेकर अगर चलते हैं ना तो वो काफी इजी और आसान हो जाता है। आगे कहता है कि महिलाओं तथा शूद्रों को जो है वेदों का अध्ययन का जो है अधिकार नहीं था। महिलाओं को और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। वे सुन नहीं सकते थे, वे ईश्वर का नाम नहीं ले सकते थे। जब आप शूद्र मूवी देखिएगा ना तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा जो शूद्र था वो ईश्वर का केवल एक बार नाम ले लिया था तो उनका जीवा जो है कलम कर दिया, मतलब जीव जो उनका था उसको कटवा दिया गया। छोटा सा बच्चा, करीब 3-4 साल का एक बच्चा था। बहुत ही शानदार मूवी है, आप जरूर एक बार जो उस मूवी को जरूर देखिएगा। आगे कहता है कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। कैसे वर्णों का निर्धारण? जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर नहीं, पहले कर्म के आधार पर था। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में कर्म था। देखिए समाज कहां से कैसे जा रहा है, वैदिक काल में क्या था, कर्म के आधार पर था, है ना। लेकिन यहां पर अब कहा गया उत्तर वैदिक काल में वर्णों के आधार पर, मतलब जौन जिस जाति में जन्म लिया है, जौन जिस वर्ण में जन्म लिया वो उसी वर्ण के उसी वर्ग को जो करेगा, है ना, आधार पर होने लगा। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि ब्राह्मण का माता पिता का जो संतान होगा वो ब्राह्मण ही होगा। बाद में कुछ लोगों को अछूत जो है माना गया। अछूत वर्गों में कुछ जो है शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें जो है वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का जो है काम करते थे। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछूं कि देश का भविष्य कौन लिखता है, रियलिटी बताइए कि देश का भविष्य कौन लिख रहा है, देश का भविष्य कौन तय कर रहा है, तो वो हमारे किसान, हमारे मजदूर। और ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेताओं नहीं कर रहा है, हमारे देश का जो मजदूर है ना वो कर रहा है ना। ये जो आपके एक हिंदी में काफी जो है बहुत ही सुंदर सा लेखक
सुमित्रा नंदन पंत भारत माता कविता में कहते हैं कि जो देवता है ना, वो देवता कौन है? वो देवता वे हैं जो सड़कों गलियों पर जो पत्थर तोड़ रहे हैं, जो खेतों में हल चला रहे हैं, वे देवता हैं। अरे मूर्ख, मंदिर मस्जिद में उसे तुम कहाँ ढूंढते हो? देवता मिलेंगे तुम्हें गलियों और चौराहों पर पत्थर तोड़ते हुए, हाथ में फावड़े लेते हुए। वे भविष्य हैं असली देश का। लेकिन लोग उन्हें जो है पूछता नहीं है आज, है ना। लोग उन्हें जो है भी नहीं पूछता है, जो समाज, जो देश का भविष्य लिख रहे हैं। ठीक है, युवा पीढ़ी, बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चे आगे चल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनको सही एक एजुकेशन जो है नहीं मिल रहा है। जब आप सरकारी स्कूल, गांव के जब सरकारी स्कूल का जब ध्यान से आप देखिएगा, तो आपको काफी वहां पर चीज जो है देखने को मिलेगा, कमियां देखने को मिलेगा, है ना। कहता है कि देखिए, कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को जो है स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जो है जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित मानते थे, है ना, भेदभाव जो उचित मानते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो, है ना, सबका हो। कई लोगों ने जो छुआछूत की आलोचना की। कई लोगों ने क्या बोला? छुआछूत की आलोचना की। अगर हम आगे इतिहास में जब बात करेंगे, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, महिलाओं के लिए काफी बड़ा योगदान उन्होंने निभाया, है ना। तो अब फिर अम्बेडकर की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे हैं जो इनका जो एक विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। ठीक है, इस तरह की उपमहाद्वीप के जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैसे कि कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत जो है कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी जो है बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? आखिर कोई भी विरोध क्यों करता है? विरोध कोई क्यों करता है? आप सोचिए कि हम किसी भी चीज को लेकर के विरोध करते हैं, क्यों? आखिर क्यों विरोध करते हैं? आप अपने मन में सोचिए, है ना। जो आपके इच्छा का विरुद्ध हो, जो आपके इच्छाओं का हनन करता हो, जो आपकी जो अंदर जो भावनाओं हो, जो अपनी आपकी भावनाओं को जो हनन कर रहा हो, हम उसके ऊपर तो उसे विरोधी भाव से देखते हैं, है ना। तो आप अब यहाँ पर जो अध्ययन कीजिए, सोचिए, समझिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी का अपना अपना। देखिए, इसको देखिए, इनको देखिए, ये कैसे रह रहे हैं। पता है क्या था कि लोगों को जो है, जब ये रास्ते पर चलते थे ना, तो इनके पीछे जो एक झाड़ू बांध दिया जाता था, झाड़ू, ताकि चले तो पैरों का जो है दाग नहीं पड़े यहाँ पे रास्ता पे। और ये इनके आगे जो है एक लोटा टाइप के जो है लटका दिया जाता था। जब शूद्र मूवी देखिएगा तब वहां पर पता चलेगा कि आप जब भी कोई जो है थूक वगैरह हो तो इसी पे के रास्ते पर नहीं फेंकना है। ठीक है, तो बहुत ही जो है विचित्र, मतलब पहले का माहौल था। अभी भी आपको मिल जाएगा ऐसे लोग और ऐसे जगह। कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक हम चर्चा करेंगे आगे, इसको हम काफी विस्तार से लेकर चलेंगे। जनपद के बारे में, किसके बारे में? जनपद के बारे में काफी विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। 16 महाजनपदों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में भी, थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे इसका। कहा है कि महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न हो करके जो है जनपदों के राजा माने जाते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जनता, जन के बसने की जगह होता था। जनता का शाब्दिक अर्थ क्या है जनपद का? जहां लोग बसते थे ना, उस स्थान को क्या है जनपद कहा जाता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र जो है 4 में जो है पृष्ठ 49 पर जो आपको दिखाया गया, हम अभी दिखा रहे हैं आपको। कि पुरोहितविदों ने जो है इन जनपदों की कई बस्तियों की जो है खुदाई की है। दिल्ली में जो है पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर जिखेड़ा में जो है इसके प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को जो है
पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलों को जो है उगाते थे। देखिए हम चर्चा करते हैं महाजनपद के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं 16 अवंती, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर चेदी हो गया, अश्मक हो गया, वज्जी हो गया, अंग हो गया, कंबोज हो गया, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, वत्स, पांचाल, मगध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आपका देखिए मत्स्य हो गया, मल्ल हो गया, सुरसेन हो गया। ये जनपदें आपको काफी आगे चल करके विस्तार से पढ़ना है, टोटल 16 का 16 जनपद के बारे में, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलता है। मगध आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, काफी विस्तार है, अब इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। पता है कि क्या इन सूची में जो है तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम मिला जिन्हों जो उल्लेख जो है तीन में नहीं किया गया, अध्याय 3 में नहीं किया गया है? थोड़ा सा आप वहां पर ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है कि लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के थे। हम पिछले चैप्टर में भी इसका जिक्र किए थे, है ना। आगे कहता है कि इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति के रूप में है। देखिए ज्यामितीय आकृति के रूप में सरल रेखाएं, है ना। अब देखिए कोई चित्रकारी कर रहा है तो समझ से कि उस समय भी जो है कलाओं का विकास हो रहा था, लोग उस समय भी जो है कलाओं को जान रहे थे। हम पिछले चैप्टर में भीमबेटका के बारे में काफी डिटेल से चर्चा किए थे, है ना। आपको ये कमेंट करना कि भीमबेटका कहाँ पड़ता, कौन से राज्य में, ठीक है। आइए, कहा कि महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो हम यहाँ पर किए थे ना चर्चा 16 का, तो वो 16 का 16। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपद को दिखाया गया है। अधिकतम महाजनपद की जो है राजधानी होती थी। कई राजधानियों में जो है किलेबंदी की जाती थी, अर्थात इनके चारों ओर जो है लकड़ी, ईंट या पत्थर की जो है ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, ठीक है। आगे कहता है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने जो है अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजाओं के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर जो है अपनी समृद्धि और शक्ति का जो प्रदर्शन भी करते थे। यहाँ पर आप नक्शे पर देख सकते हैं कुछ जो है जनपदों का नाम यहाँ पर दिया गया है, और इन जनपदों का एक राजधानी होता था, है ना, जहाँ पर क्या करते थे, उसका किलेबंदी करते थे, और उन्हीं के अंदर जो है वो उनका सारा कारोबार वगैरह चलता था। कहता है कि इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का जो है इस्तेमाल करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए जो है संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। कहता है कि अब यहाँ सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर जो है पूरे साल जो है रखा जाता था। कुछ जो है कहता है कि भुगतान संभवतः आहत सिक्के, याद रखना आहत सिक्के, ठीक है। कहा कि चित्र 84 में जो है आपको दिया गया। आहत सिक्के का मतलब क्या होता है ना, कि ठप्पा, मुहर लगे हुए सिक्के, मतलब कोई ढालू है, या तो मिट्टी का हो सकता है या तांबा या सोने का हो सकता है, उस पर क्या होता है कि ठप्पा लगा होता था। ठप्पा जो भी राजाएं था ना, राजाओं का या उस समय का जो प्रशासन था उसका ठप्पा लगा, तो ठप्पा लगा होता, तो उसी को क्या कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं, ठीक है, के रूप में जो है आपको होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में
पढ़ो काफी डिटेल से। हालांकि महाजनपद के राजा जो है ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से जो है किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर आपको यहाँ पर बताना है। आगे यहाँ पर देखिए चित्र में दिया है कि कौशाम्बी किले की दीवार, यह जो है चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। कहा है कि ईंट का दीवार का जो है अवशेष है ना, अवशेष है। इसके एक भाग का जो है निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ है। आगे देखिए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कहता है यहाँ पर कर व्यवस्था, उस समय का जो है टैक्स जो पॉलिसी था वो कैसा था, वो यहाँ पर कहता है कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की जो है आवश्यकता होती थी। मतलब महाराजा अभी भी क्या है, हम सब टैक्स पे करते हैं, है ना, टैक्स पे, कोई भी चीज छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी हम सामान खरीद रहे हैं सभी पर टैक्स पे कर रहे हैं, और उसी टैक्स से जो है यह सरकार जो योजनाएं चला रही है ना, स्कीमें जो अपना चला रही है। तो यहाँ पर भी वही है कि जो जनपदों का राजा विशाल किले बनाते थे तो और बड़े बड़े सेनाओं रखते थे, तो उनके लिए भी तो संसाधन चाहिए, तो वो कहाँ से जुटाते थे, तो वो भी जो है आपको टैक्स के माध्यम से जो है वो आपका जुटाते थे, है ना। करा के देखिए इसके लिए उन्हें जो है कर्मचारियों का भी जो आवश्यकता होती थी, मतलब उसे संचालित करने के लिए पूरी जनपदों को, जनपदीय व्यवस्था को संचालित करने के लिए उसे कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, है ना। करा कि अतः महाजनपद के राजा लोगों का जो है द्वारा जो है समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर होता था। माने राजा किस पर निर्भर है, लोगों पर निर्भर है, जो लोग उन्हें उपहार दे रहा है, जो कर दे रहा है, अब नियमित रूप से ये कर जो है वसूलने लगे थे। करा कि फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था, जो फसल था, किसान थे, उस पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। देखिए पहले भी कृषक ही तबाह था, है ना, अभी वर्तमान समय में कृषक ही तबाह है। मतलब पूरा का देखिए कृषक ही जो भविष्य निकल रहा है देश का, लोगों को जीवन दे रहा है, आहार दे रहा है, खाद दे रहा है, लेकिन वही आत्महत्या कर रहा है ना, वही आत्महत्या कर रहा है, कभी प्राकृतिक कारण से तो कभी मानवीय कारण से, ये आपका भी हो रहा है। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा जो है कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। आगे हम जब डिटेल से पढ़ेंगे ना तो प्रत्येक अलग अलग शासक में जो अलग अलग ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, तो अभी केवल यहाँ पर सुनिए बात को। कहता है कि कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया जाता था, जो प्रायः श्रम के रूप में होता था, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को जो है राजा के लिए महीने में 1 दिन का जो है काम करना होता था। कहा कि पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी जो है कर देना पड़ता था। कहता है आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राय वस्तुएं जो है देना होती थी। ठीक है, आगे देखिए कहता है यहाँ पे कि कृषकों में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हम हल के जो है फाल और लोहे के जो है बढ़ने लगे थे। जो हल का जो फाल था अब क्या हुआ, लोहे के बढ़ने लग रहा था। पहले क्या था, काठ के ही लोग काम करते थे। कि अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की जो है तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जो है जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का जो है रोपण शुरू किया, और अर्थात खेतों के बीज जो है छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर इसका जो है रोपण शुरू कर दिया। अभी भी आप यही प्रक्रिया देखते हैं। पहले धान का जो एक मूड़ी तैयार कर दिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको कबाड़ करके अलग खेत में लगाया जाता है। कह कि अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी अच्छा होने लगा। इसकी जो है कम तौर परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतिहार मजदूर जो है करते थे। ठीक है,
आगे कहता है कि सूक्ष्म निरीक्षण करा के देखिए, यहाँ पर आपका दिया है मगध के बारे में। मानचित्र 4 में जो है करा कि मगध को ढूंढिए। तो आइए अगर हम मगध की गौर करें यहाँ पर, तो हम आपको बताए थे ना कि ये आपका की दिख रहा है, मगध दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मगध, बड़े बड़े मैप में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाए थे मगध, ठीक है। तो मगध को हमने यहाँ पर ढूंढ लिया। अब आगे देखिए चल लेते हैं, करा कि मगध को यहाँ पर ढूंढिए, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था, ठीक है। गंगा, इसके हम डिटेल चर्चा करेंगे, सभी राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से जब आगे चैप्टर को हम आगे लेकर चलेंगे। तरह की नदियां जो है मगध से होकर के गुजरती थी। गंगा और सोन नदी जो है मगध से होकर गुजरती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को जो है उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और जो है उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के जो है काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से जो है घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए जो है लकड़ी मिली थी। इसके अलावा इन जो है क्षेत्र में लोग अयस्क की जो है खरीदते थे। खदाने भी थे, ठीक है ना। तरह की मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। आगे कहता है कि मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, मगध में जो है बिंबिसार और अजातशत्रु है ना, मौर्य काल से पहले अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों की जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। हालांकि महाजनपद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक जो है फैला दिया। बिहार में राजगृह, कौन कौन गए हैं राजगीर घूमने के लिए? वर्तमान में राजगीर हो गया है, ठीक है। कई साल तक मगध की राजधानी रहा। बाद में इसे कहाँ कर दिया गया? पाटलिपुत्र, जो भी क्या है पटना, को राजधानी बनाया गया। 600 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा जो है सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। इसके बारे में काफी डिटेल से हम चर्चा करेंगे जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो, है ना। अभी ओवरव्यू ले लीजिए। मेसिडोनिया का राजा कौन था? सिकंदर। विश्व विजय का सपना लेकर के जो है आगे बढ़ रहा था। पूरी तरह जो है सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के रूप में राजा को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। ब्यास नदी सबसे फर्स्ट चैप्टर में हम चर्चा किए थे ब्यास नदी के बारे में। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल, रथ और हाथियों का बहुत बड़ा सेना था। वही मगध से वो भयभीत थे, मगध ये शासक से वो भयभीत थे। अगर कहता है, अगर बज्जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, दूसरे मतलब महाजनपद के बारे में, तो कहता है कि जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही बज्जी राज्य था। बज्जी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में, कहाँ गया, यहाँ आपका जो है बज्जी देखिए मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये आपका बोल रहा है जिसकी कला की राजधानी क्या था? वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म के जो है शासक व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। अब देखिए गण का मतलब क्या है कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था। संघ जो है, संघ अर्थात संगठन या सभा होता था। गण या संघ के कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासक करते थे। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, है ना। कहा कि ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे। संभावनाओं में बैठकर वे ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के लिए जो है तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर जो है चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार जो है सभाएं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। युद्ध कहता है कि युद्ध तथा
बुद्ध तथा महावीर, ठीक है ना, बुद्ध तथा महावीर जिसके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही जो है गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध जो है साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही जो है सजीव वर्णन जो है मिलता है। ठीक है, आगे यहाँ पर कहा गया क्या चीज कि वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ जो है निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ, याद रखिएगा, जो दीर्घ निकाय है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है ना, जिसमें बुद्ध के जो कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसमें करीब 2300 साल पहले जो है लिखा गया था। अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु और वज्जी संघ, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को जो है युद्ध के पास सलाह के लिए जो है भेजा था। किसके पास? बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने उसने जो है पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। कौन बोल रहा है? बुद्ध बोल रहा है वज्जीवासियों के लिए कि उन्नति तब तक उनका होते रहेगा जब वे पूर्ण और नियमित मतलब लगातार सभाएं करते। कोई भी काम को लगातार नियमित तरीके से अगर करते तो आपको उसमें सफलताएं मिलेगी। तरह की आपस में मिलजुल कर काम कर सकते हैं, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे और कहा कि बड़ों का जो है सम्मान समर्थन और उनकी बातों का ध्यान रखेंगे, है ना। आगे देखिए कहता है कि वज्जी महिलाओं के साथ जो है महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आगे या जाने पर कोई रोक नहीं लगेगा, है ना। तो कहा कि वज्जी संघ अन्य महाजनपदों की से जो है कैसे भिन्न था। मतलब वज्जी में जो है क्या था, सबसे अगर बात करें वज्जी का, तो यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपको सबसे पहले यहीं पर देखा गया था वज्जी में, है ना। तो यहाँ पर हम आगे और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। कहा कि कई शक्तिशाली राज्य इन संघों को जो है जीतना चाहते थे, इनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक जो है चलता रहा। उनके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ में जो है विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। उनके बारे में तुम जो अध्याय 10 में काफी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चर्चा दिया है कि अपने एटलस पर यूनान और थेम्स को ढूंढो। इसको ढूंढना है, यूनान और थेम्स को ढूंढना, ठीक है। लगभग 2500 साल पहले थेम्स के लोगों ने एक शासक व्यवस्था की जो है स्थापना की, जो जिसे प्रजातंत्र या गणराज्य कहते थे। कहाँ? यूनान और थेम्स में हुआ था एक शासक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? जो कि प्रजातंत्रात्मक था, गणराज्य व्यवस्था था। कहता है कि यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त था, जो भी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं भारत में जो दास नहीं थे। वहां एक दास वाला पुरुषों को अभी नहीं है, दास वाला सिस्टम खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से। कहा कि एक सभा भी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए जो है साल भर में काम से जो है कम 40 बार बुलाया जाता था, ठीक है। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। शासक के जो है कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा जो है की जाती थी। सभी नागरिकों को जो है सेना और नौसेना में अपनी सेनाओं को देना होता था। औरतों को नागरिकों की दर्जा नहीं मिलता था, मतलब औरतों भी यहाँ भी जो है औरतों की व्यवस्था ठीक नहीं थी। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में जो है एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। कहा कि एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यपालकों जो है कार्यशालाओं में काम करने वालों को जो है दास को भी नागरिक अधिकार नहीं मिला था, है ना। क्या एथेंस में जो है
वास्तव में जनपद था, ये आपका बोला गया है। मतलब अगर बज्जी से तुलना करके देखें तो क्या एथेंस को भी वहां पर वास्तव में जनपद कह सकते हैं? ठीक है, तो ये था आपका जो है चैप्टर 5, जिसको हम काफी डिटेल से कवर किए। इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिल जाएगा? तो एजे स्टडी लाइव वाला जो टेलीग्राम चैनल है आपको वहां पर मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे? चैप्टर 6 लेकर आएंगे। तो 6 में हमें क्या पढ़ना है? नए प्रश्न और नए विचार के बारे में चर्चा करेंगे चैप्टर 6 में। ठीक है, तब तक वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।